हेलो ऑल, वेलकम टू राजनोत राइस एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर मौर्यन एम्पायर। इस लेक्चर में दो तीन इंपॉर्टेंट चीजों को कवर किया जाएगा। सबसे पहले रिगार्डिंग महाजनपदास, जिनमें से आपका मगधा महाजनपद एक था जो बाद में मौर्यन किंगडम में अपने आप को कन्वर्ट करेगा। सेकेंड हम लोग देखेंगे रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट किंग्स ऑफ मौर्यन एम्पायर। एंड तीसरी जो टॉपिक कवर करेंगे आज के लेक्चर में वो रहेगा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मौर्यन एम्पायर टुवर्ड द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ आवर कंट्री। तो चलिए सबसे पहले महाजनपदास के बारे में डिस्कस करते हैं। महाजनपदास को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी कहानी डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि जब हमारा लेटर वैदिक पीरियड था उस पर्टिकुलर टाइम पे पूरे का पूरा हमारा देश, स्पेशली जो हमारा नदन पार्ट या सेंट्रल पार्ट था, वो अलग अलग जनपदास में डिवाइड हो चुका था। यही जनपदास, उनका नंबर उस पर्टिकुलर टाइम पे 46 47 के आसपास हुआ करता था। यही जनपदास धीरे धीरे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करेंगे और बनाएंगे महाजनपदास या ग्रेट किंगडम। जब महाजनपदास की फॉर्मेशन होगी उसके दो तरीके हैं। एक तरीका रहेगा जहां पे एक जनपद दूसरे जनपद को बाय फोर्स एक्वायर करके अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करेगा। दूसरा तरीका रहेगा जहां पे एक जनपद दूसरे जनपद के साथ एग्रीमेंट साइन करके महाजनपद की फॉर्मेशन करेगा। तो जो एग्रीमेंट के थ्रू आपके महाजनपदास बनेंगे उनको कहा जाएगा रिपब्लिकन महाजनपदास, जिनमें आपका वाजीज या मल्लाज हैं। और जो बाय फोर्स एक्वायर करके अपने आप को महाजनपद में कन्वर्ट करेंगे जनपदास, उनको हम कहेंगे दैट इज योर मोनार्कीज महाजनपदास, जिनमें काशी, कोशाला, अंगा, मगधा, मतलब मोर और लेस मैक्सिमम आपके जो महाजनपदास थे वो आपके मोनार्कीज महाजनपदास ही थे। टोटल नंबर ऑफ महाजनपदास कितने थे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, पर एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है जिसका नाम है अंगुत्र निकाय। इसके अंदर मेंशन किया गया है कि देयर वर 16 महाजनपदास इन या ड्यूरिंग 600 बीसी। क्लियर? 16 महाजनपदास हुआ करते थे अंगुत्र निकाय। टोटल बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स के अंदर आपके 5 निकाय हैं, उनमें से फोर्थ निकाय का नाम जो है वो दैट इज योर अंगुत्र निकाय। तो उन 16 महाजनपदास के बारे में यहां पे मेंशन है। जैसे यहां देखिए, कंबोजा है, गांधारा, कुरु, पंचाला, कोशाला, माला, वेजी, काशी, मगध, अंग, वत्स, अवंती, चैत्य, मत्स्य, शुरुसरा एंड अशाका। ये टोटल आपके 16 महाजनपदास थे। देखिए, नाम तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा महाजनपद जो था वो कहां जैसे सिचुएटेड था। ठीक है, कौन सा जो था वो आपका गंगा के पास सिचुएटेड था, कौन सा जो था वो आपका सरस्वती के पास, यमुना के पास सिचुएटेड था, कौन सा जो था वो आपका कृष्णा गोदावरी के पास सिचुएटेड है। क्लियर? ये बस थोड़ा सा आप लोग जो है वो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे एक आपका इन्हीं महाजनपदास में से एक महाजनपद रहेगा जिसका नाम है मगध। मगध की खासियत क्या है? मगध पॉलिटिकली, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ के जो राजा रहेंगे जिनमें नाम है बिंबिसरा, अजातशत्रु, काल अशोक, महापद्मनंदा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, बिंदुसरा, ये कुछ ऐसे राजाओं के नाम है जो हमारी हिस्ट्री में बहुत पावरफुल राजा माने जाते हैं। ये सब आपके इसी स्पेसिफिक महाजनपद को बिलोंग करेंगे। उसके साथ कुछ एडवाइजर हैं, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजर है जिनका नाम चाणक्य है, आप सब लोगों ने सुना होगा। वो भी इसी किंगडम को, इसी महाजनपद को बिलोंग करते थे। तो पॉलिटिकली ये बहुत ज़्यादा जो थे वो लीडरशिप वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किंगडम हुआ करता था। दूसरी बात, ये आपका उन एरियाज में, उस एरिया के पास सिचुएटेड था जहां पे आयरन ओर के रिजर्व जो वो बहुत ज्यादा हाई है, तो इनके पास बेटर डेवलप्ड वेपनरी सिस्टम भी था। तीसरी बात देखी जाए, इनकी जो कैपिटल थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड इंपॉर्टेंट लोकेशंस में थी। जैसे पाटलिपुत्रा तीन साइड से जो थी वो आपकी पानी से, नदियों से घिरी हुई थी, तो उसके ऊपर अटैक करना, उसको कैप्चर करना कंपैरेटिवली वैसे ही मुश्किल था। यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम जो था वो आपका खत्म हो चुका था। तो जैसे वैदिक सिस्टम में होता था कि सिर्फ क्षत्रिय ही वॉर में इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पे हर इंसान जो था वो वॉर में इन्वॉल्व होना था। और सबसे बड़ी बात ऐसा माना जाता था कि जो आर्यन वॉरियर थे वो सारे के सारे इसी स्पेसिफिक एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड थे। तो मल्टीपल फैक्टर जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर दी स्ट्रेंथ या फॉर दी एक तरह से फॉर द कन्वर्जन ऑफ मगधा, फॉर द कन्वर्जन ऑफ मगधा महाजनपद इनटू दी मौर्यन किंगडम की अपने आप को पूरे के पूरे देश में किस तरह से कन्वर्ट करेगा। तो हर फैक्टर जो था वो मगधा को एक तरह से इन्फ्लुएंस करता था। मगधा में अलग अलग 4, बहुत वैसे तो डायनेस्टीज काफी है, लेकिन मगधा में जो है वो 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज का नाम हम हमेशा लेते हैं। सबसे पहले आपकी आ जाएगी हर्यनिका डायनेस्टी,
उसके बाद आपकी हरण्यका के बाद जो है वो नेक्स्ट डायनेस्टी आपकी आ जाएगी, दैट इज योर शिशुनागा डायनेस्टी। उसके बाद आपकी आएगी नंदा डायनेस्टी और फोर्थ आपकी आएगी मौर्यन डायनेस्टी। तो जब मौर्यन डायनेस्टी आएगी तो मौर्यन डायनेस्टी जो है या चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मोर और लेस आपके पूरे के पूरे देश को, पूरे के पूरे टेरिटरी को टिल कंबोजा गंधारा अपने कंट्रोल में ले लेगा। तो इस तरह से अब हम लोग कहेंगे यहां पे मौर्यन किंगडम की एस्टेब्लिशमेंट हो गई है। तो मौर्यन भी आपका मगधा का ही एक डायनेस्टी थी, पर क्योंकि इसने अपने एरिया को इतना ज्यादा एक्सपैंड कर दिया कि इसको हम लोग जो है वो एक डिफरेंट किंगडम के रूप में डिस्कस करते हैं, एक डिफरेंट किंगडम के रूप में जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले मौर्यन किंगडम के बारे में ही डिस्कस करते हैं। अगर मैं मौर्यन किंगडम की बात करूंगा तो इसका जो टाइम पीरियड आपका है वो 320 बीसी से लेके 185 बीसी तक रहेगा। क्लियर? अलग अलग राजा मौर्यन किंगडम में रहेंगे। इसके जो फाउंडर है वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उसके बाद बिंदुसारा, उसके बाद अशोका। ये तीनों आपके सीक्वेंस में सबसे इंपॉर्टेंट राजा मौर्यन किंगडम के माने जाते हैं। इसके बाद आपके दशरथ होंगे, संप्रीति होंगे और लास्ट राजा इसके रहेंगे बृहद्रथ। लेकिन अगेन उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन मौर्यन एम्पायर मौर्यन किंगडम के अंदर नहीं है, तो उनको हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पहले डिस्कस करने से पहले हम लोग एक और कहानी समझ लेते हैं। जब यहां पे आपका नंदा डायनेस्टी का रूल था तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इंडिया के ऊपर अटैक किया। तो जब अलेक्जेंडर ने इंडिया के ऊपर अटैक किया उसके बाद उसको यहां से वापस जाना पड़ा। जब वो वापस जा रहा था तो वो अपनी टेरिटरी अपने अलग अलग जर्नल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। तो उसने अपनी जो हमारी नॉर्थ वेस्ट वाली टेरिटरी थी, जहां पे आपका गांधारा और कंबोजा महाजनपदास हुआ करते थे, उस टेरिटरी को दे दिया अपने एक गवर्नर जिसका नाम था, जिसको सत्राप्स कहा जाता था, अपने एक सत्राप्स जिसका नाम था सिलिकस निकेटर। तो जब सिलिकस निकेटर को इसने अपनी टेरिटरी को दे दिया तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आपका यहां पे नंदा डायनेस्टी आएगी तो यहां पे आपका सिलिकस निकेटर का रूल जो था वो उस पर्टिकुलर टाइम पे एस्टेब्लिश होगा, जो कि अलेक्जेंडर ने उसको अपना जो एम्पायर या इस स्पेसिफिक एरिया को एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य यहां पे राजा बनेगा, ये आपका अटैक करेगा सिलिकस निकेटर के ऊपर। सिलिकस निकेटर को वॉर में ये हरा देगा। कई जगह एक डिफरेंट कहानी भी है कि वॉर नहीं हुआ, लेकिन यहां पे रखिए याद, सिलिकस निकेटर को वॉर में हराएगा। उसके बाद सिलिकस निकेटर जो है वो इसके साथ एक एग्रीमेंट में आएगा, एक मैट्रिमोनियल अलायंस एस्टेब्लिश करेगा जिसमें सिलिकस निकेटर की डॉटर की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की जाएगी। तो इस तरह से जो आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है या नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के पास आ जाएगा। और साथ में जो आपके ग्रीक्स हैं उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य के एक फ्रेंडली रिलेशन भी एस्टेब्लिश होंगे। सिलिकस निकेटर का एक एम्बेसडर होगा जिसका नाम था मैग्स्थनीज। वो एम्बेसडर के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आएगा, जो कि अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में बैठा करता था। तो जब वो पाटलिपुत्रा में यहां पे बैठा करेगा उस पर्टिकुलर टाइम पे मैग्स्थनीज एक किताब लिखेगा जिसको कहा जाता है मैग्स्थनीज इंडिका। उस बुक का नाम है इंडिका। तो मैग्स्थनीज इंडिका में वहां की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में मेंशन किया गया है। और आज जब हम लोगों को मॉडर्न किंगडम के बारे में पता चलता है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में इसको पढ़ा जाता है, इसको एक इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में यूज किया जाता है। क्लियर? उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक सेंड्रोकॉटस के नाम से भी जानते थे। और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया और वो भद्रबाहु के साथ साउथ इंडिया में कर्नाटका को माइग्रेट कर गया। श्रवणबेला गोला जगह का नाम है, बार बार हम इसको यूज कर रहे हैं। और यहीं पे ही इसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को एम्ब्रेस किया तो इसने अपने बेटे, जो कि बहुत पावरफुल था, जिसका नाम था बिंदुसरा, उसको राजा बना दिया। बिंदुसरा को जो ग्रीक्स थे वो अमित्र घटा के नाम से जानते थे। अमित्र घटा का मतलब था जो आपका स्लेयर्स ऑफ फोर्स। अमित्र एक होता है मित्र मतलब दोस्त, अमित्र मतलब जो आपका दुश्मन। तो अमित्र घटा मतलब उसको मारने वाला, स्लेयर ऑफ फोर्स, ठीक है, स्लेयर ऑफ एनिमीज। तो ये बहुत क्रूअल था, बहुत पावरफुल था। ग्रीक्स इसको अमित्र घटा के नाम से जानते थे। उसके साथ बिंदुसरा के कोर्ट में दो इंपॉर्टेंट एम्बेसडर आएंगे। एक का नाम रहेगा डायनोशियस। डायनोशियस जो है ये आपके आएंगे इजिप्ट से। ये इजिप्ट के एम्बेसडर रहेंगे जो कि वहां के राजा टॉलमी के द्वारा भेजे जाएंगे। और नेक्स्ट आपके रहेंगे दैट इज योर डिमाचस। डिमाचस जो है वो आपके सीरियन किंग के द्वारा भेजे हुए एम्बेसडर होंगे। तो इससे पता लगेगा कि बिंदुसरा या हमारा जो मॉडर्न किंगडम था इसका फॉरेन कंट्रीज के साथ भी रिलेशंस एस्टेब्लिश थे, वहां से एम्बेसडर यहां पे आया करते थे। जिस तरह से इसके पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को सपोर्ट किया था, अडॉप्ट किया था, उसी तरह से बिंदुसरा जो है वो आपका अजीविका, जैसे जैनिज्म बुद्धिज्म है, उसी तरह से एक और सेक्शन उस पर्टिकुलर टाइम पे फ्लरिश कर रहा था जिसका नाम था, जिसको माकाली गौशाला ने एक तरह से फाउंड किया था।
आजीविका सेक्शन, बिंदुसरा जो है वो उस आजीविका सेक्शन को एक तरह से एम्ब्रेस कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा। क्लियर। उसके बाद अगला राजा बनेगा दैट इज योर अशोका। अशोका की कहानियां अलग अलग हैं। अशोका की खासियत क्या है, अशोका पहला हमारे देश का ऐसा राजा है, पहला एक किंग है जो लोगों के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा। और लोगों के साथ जो कम्युनिकेट करेगा तो जिस जगह पे, जिस रीजन पे जिस तरह की स्क्रिप्ट यूज की जाएगी वो उसी स्क्रिप्ट में लोगों के साथ कम्युनिकेट करता था। अब देखिए कम्युनिकेट करने का तरीका क्या है। कम्युनिकेट या तो वो पिलर्स के ऊपर इंस्क्रिप्शंस किया करता था, मतलब लिखा करता था और तब लोगों को बताया करता था कि उसके अकॉर्डिंगली धर्म का मतलब क्या है, उसके लाइफ में क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। या वो रॉक्स एडिक्ट्स या रॉक्स के ऊपर, पत्थरों के ऊपर इंस्क्रिप्शंस करके जो था वो अलग अलग जगहों के ऊपर उसको भेजा करता था, या अलग अलग जगहों की रॉक्स के ऊपर उसके जो ऑफिशियल ऑर्डर्स थे उनको इंस्क्राइब किया जाता था, उनको लिखा जाता था। तो अशोका ने, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं अपने देश की बात करूं तो जहां यहां पे मान लो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट बोली जा रही है तो यहां पे जो आपको रॉक्स देखने को मिलेगी, इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेगी वो ब्राह्मणी में होंगी। यहां पे मान लो अगर ग्रीक्स बोली जा रही है, आपकी खारोस्थी बोली जा रही है, अरेमिक बोली जा रही है, तो इन नॉर्थ वेस्ट में जो है वो आपको उन्हीं स्क्रिप्ट्स में इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेंगी। तो अशोका की एक खासियत है। अशोका के सबसे बड़ी बात, अभी थोड़ी देर बाद अशोका के बारे में थोड़ा डिटेल में और डिस्कस करते हैं। अशोका की अलग अलग इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेंगी इन द फॉर्म ऑफ रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स। एडिक्ट्स का मतलब है जो ऑफिशियल ऑर्डर्स है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशंस हैं। अलग अलग स्क्रिप्ट इसके द्वारा यूज की जाएंगी, ग्रीक्स यूज की जाएगी, अरेबिक, खारोस्ती, ब्राह्मणी यूज की जाएगी। बाद में अशोक जो है वो ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, जिसमें ये बुद्धिज्म को प्रमोट करने के पीछे सबसे बड़ा जो श्रेय, जो एक तरह से क्रेडिट दिया जाता है वो आपका अशोका को दिया जाता है। उसके बाद आपका कनिष्का को दिया जाएगा। इवन अशोका अपने बेटे और बेटी को जो है वो श्रीलंका भेजेगा बुद्धिज्म की प्रमोशन के लिए। और साथ में अशोका जो है वो अपना धमा भी प्रमोट करेगा, अशोक का धर्म, अशोक का धम। अब देखिए यार, अशोक का जो धमा है या अशोक का जो धर्म है, काफी लोग कहते हैं कि इट इज जस्ट लाइक बुद्धिज्म, और अशोक जो था ही वांटेड टू क्रिएट डिफरेंट रिलीजन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अशोका का जो धमा था वो मोर और लेस इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम बुद्धिज्म था। क्लियर। बुद्धिज्म एक तरह से रिलीजन था, लेकिन अशोका का जो धमा था वो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट था, क्योंकि उसने पूरे लोगों के ऊपर इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जिसमें जैन है, हिंदू हैं, बुद्ध हैं, उनके ऊपर जो था वो अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना था। तो यही कारण था कि अशोक का जो धमा रहेगा वो हमेशा मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करेगा रेदर देन रिलीजन, कि लोगों को अपने आप को कैसे बिहेव करना है, कैसे राज्य के अंदर रहना है, कैसे एक दूसरे के साथ अपने जो रिलेशंस उनको स्टेब्लिश करना है, ये सारा अशोका के धमा में मेंशन किया गया है। अशोका का धमा जो है वो काइंडनेस की बात करता है, जनरोसिटी की बात करता है, प्योरिटी की बात करता है, ट्रुथफुलनेस की बात करता है। अशोका के धमा में एनिमल सेक्रीफाइस को प्रोहिबिट किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू अशोका धमा, अशोका वांटेड टू एस्टेब्लिश द रूल ऑफ धमा इंस्टेड ऑफ वॉर। क्लियर। वो चाहता नहीं था कि आपका जो लड़ाई है उसके वो आपका वॉर ना हो, उसके बदले जो है वो आपका एक तरह से धर्म, जो आपका रिलीजन है या आपका जो बेटर लाइफ है वो एस्टेब्लिश हो। तो अशोका का धमा मोरल है, ध्यान रखिए बस, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट था इंस्टेड ऑफ रिलीजन। अब देखिए, अगर मैं अशोका की एडिक्ट्स की बात करूंगा, अब देखो यार, ये मैप जो है इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना। यहाँ पे जो आपका स्केयर बना है ये आपका जो है वो रॉक एडिक्ट्स की बात करता है, बड़े बड़े पत्थरों की बात करता है जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं। और जो आपका ट्रायंगल बना है ये आपका पिलर्स एडिक्ट्स की बात करता है। जैसे आप लोगों ने अशोकन पिलर देखा होगा ना, तो जो अशोकन पिलर है उसी तरह के आपके मल्टीपल अलग अलग पिलर्स जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर इंस्क्रिप्शंस हैं। क्लियर। तो जैसे सबसे पहले आपका, अब ध्यान रखना, गिरनार, सुपारा, सामनथी, येरागुड़ी है ना, धौली, जोगोड़ा, कांधार, मेंसागर, शब्जागरी, कलसी, ये वो एरियाज है जहां पे आपको इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। सबसे रेलेवेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वैसे गिरनार है जहां पे मेजर रॉक एडिक्ट्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है। तो जैसे रॉक एडिक्ट्स में देखो क्या लिखा हुआ है, रॉक एडिक्ट्स में जैसे रॉक एडिक्ट 1, जो जब हमने इसको नंबर्स दिया, एक बार ध्यान रखना, जो इंस्क्रिप्शंस थी ब्राह्मणी स्क्रिप्ट के अंदर उसको सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है वो डिसाइफर्ड किया गया है। यूपीएससी ने बहुत बार इस सवाल को पूछा है। तो जैसे रॉक एडिक्ट 1 है जहां पे एनिमल सेक्रीफाइस की प्रोहिबिशन की बात होती है,
रॉक एडिक्ट 3 में जो इंस्क्रिप्शन है उसमें मोरालिटी की बात होती है और उसको सिविल सर्वेंट को किस तरह से उसको इंप्लीमेंट करना सिविल सर्वेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद जो है वो आपकी रॉक एडिक्ट 13 जो है वहां पे अशोका की विक्ट्री की बात होती है, जब उसने कलिंगा में जो जीत हासिल की थी और उसके बाद लाखों लोग मर गए थे और उसको बहुत बुरा लगा था, जिसके बाद उसने बुद्धिज्म जो है उसको एम्ब्रेस किया था। उसी तरह से जो आपके पिलर एडिक्ट्स है वो देखो मेरठ में है, दिल्ली तोपरा में, लौरिया नंदागढ़ में, लौरिया अराराज कौसंबी जो आपका इलाहाबाद में है, लुम्बिनी आपका जो है वो रामपुर जो कि चंपारण के पास है, चंपारण में है। ये इंपॉर्टेंट आपके पिलर एडिक्ट्स हैं। तो ये बस एक इस मैप को जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें पीडीएफ फाइल होगी, इस मैप को एक बार बस नजर मार लेना, कहाँ कहाँ रॉक एडिक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पिलर एडिक्ट्स हैं। अब हर रॉक एडिक्ट के ऊपर क्या लिखा है, हर पिलर एडिक्ट्स के ऊपर क्या लिखा है, ये आई थिंक याद करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने कुछ एनसीईआरटीज वगैरह या कहीं से इनको जितनी इन्फॉर्मेशन अभी तक मेमोराइज की है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। चलिए अगर मॉडर्न किंगडम की बात करेंगे तो मॉडर्न किंगडम जो था वो आप, ये मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही अच्छे तरीके जो थी वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड थी या एक तरह से डिवाइडेड थी। और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप काफी हद तक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर कर सकते हो। एक स्पेसिफिक अलग से मिलिट्री के लिए डिफरेंट तरह से राजा डील करता था, जुडिशियल फंक्शंस अलग थे, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अलग थे, अलग से मंत्री परिषद हुआ करती थी, अलग से अमात्यास थे। अमात्यास का मतलब सिंपल सा है, अमात्यास यहां पे रहेंगे जो सिविल सर्वेंट होंगे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करना। तो जैसे जब अमात्यास थे, जो अमात्यास आपके सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व थे, तो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 30 मेंबर्स की एक या 30 मेंबर्स हुआ करते थे। उन 30 मेंबर्स को 6 अलग अलग कमिटीज में डिवाइड किया जाता था, जिनमें एक कमेटी आपकी इंडस्ट्री थी, दूसरी फॉरेनर्स थे, तीसरे मैन्युफैक्चरर्स के काम देखा करती थी, चौथी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ में इन्वॉल्व थी, पांचवी टैक्सेस की कलेक्शन किया करती थी और छठी आपकी जो थी वो ट्रांसपोर्ट किया करती थी। उसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग था, फार्मर्स, कारपेंटर्स, पब्लिक रोड्स के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन थी। इसको हम अगले स्लाइड में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि अलग अलग अमात्यास को किस किस नाम से पुकारा जाता था। क्लियर है। उसी तरह से अध्यक्षा हुआ करते थे। अध्यक्ष जो था वो आप ऐसा रख लिए, किसी भी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के हेड को अध्यक्ष कहा जाता था। मंत्री परिषद के अंदर जो थे वो पुरोहित थे, युवराज थे, पुरोहित पंडित आगे, युवराज आगे, महामंत्री आगे, और उसके साथ साथ जो आपके आगे जो मिलिट्री को देखा करते थे जिसका नाम था सेनापति। मिलिट्री की अगर बात की जाए तो मिलिट्री को आगे देखने के लिए 6 मेंबर्स या 6 कमेटी हुआ करती थी, हर एक कमेटी के 5 मेंबर्स थे। तो जैसे एक कमेटी आपकी नेवी के को देखा करती थी, दूसरी ट्रांसपोर्ट, तीसरी वॉर एलिफेंट्स, फोर्थ आपकी इन्फेंट्री, फिफ्थ आपकी कैवलरी एंड सिक्स जो थी वो आपकी चैरियट को देखा करती थी। क्लियर। अब ये आपका छोटा सा फंक्शन है। इसके साथ एक और डिस्कस कर लेते हैं जुडिशियल फंक्शन के बारे में। देखिए अगर मैं जुडिशियल फंक्शन की बात करूंगा तो यहां पे आपके मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में जुडिशरी जो थी वो आपकी दो तरीके से डिवाइडेड थी। एक आपके थे जो सिविल कोर्ट के नाम से जाना जाता था, जिसको हम लोग कहते थे दैट इज योर धर्मस्थ्य। धर्मस्थ्या वो थे जो सिविल कोर्ट की तरह काम करते थे, और दूसरे हमारी जुडिशरी हुआ करती थी दैट इज योर कंटक शोधना। तो जो कंटक शोधना थे ये आपके क्रिमिनल कोर्ट्स के रूप में जो थे वो काम किया करते थे। क्लियर। किंग्स के जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे वो सारे मंत्री परिषद को अपॉइंट करना, पूरा जो टैक्स कलेक्शन है उसकी रिसिप्ट को एक तरह से ओवरसी करना, स्पाइज से जो आपके जासूस थे उनसे सीक्रेट इंफॉर्मेशंस को लेना। तो ये कुछ आपके जो थे वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हुआ करते थे राजा के। क्लियर है। तो राजा, मंत्री परिषद, अमात्यास, अलग अलग तरह से जुडिशरी, मिलिट्री, इनके थ्रू जो था वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता था। अब देखिए अगर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, अलग अलग तरह के आपके मिनिस्ट्रीज थी, अलग अलग तरह के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो जैसे देखिए सबसे पहले आपका जाएगा अक्षपताला अध्यक्ष। अक्षपताला अध्यक्ष जो थे जो आपके करेंसी एंड अकाउंट्स को देखा करते थे। दूसरा आपका जाएगा सिताध्यक्ष। सिताध्यक्ष आपके जो थे जो गवर्नमेंट फार्म्स थे, जो एग्रीकल्चर थी, सरकार के पास एग्रीकल्चरल लैंड आया करती थी, उसको ओवरसी करते थे। उसके बाद आपके आ जाएंगे अकाराध्यक्षा। अकारा अध्यक्षा जो है वो आपके माइनिंग जो रिलेटेड एक्टिविटीज थी उनको ओवरसी किया करते थे। उसके बाद आपका आ जाएगा लावण्याध्यक्षा। लावण्याध्यक्षा आपका सॉल्ट एक्सट्रैक्शन को जो थे वो आपके एक तरह से डील किया करते थे। उसके बाद इन्फेंट्री में आ जाएगा जिसको कहा जाएगा पदाध्यक्षा। उसके बाद कैवलरी में आ जाएगा अश्व, क्योंकि कैवलरी का मतलब वही है जो घोड़ों की जो है वो आप कैवलरी उसको कहते हैं ना, जो जहाँ पे आप हॉर्स को यूज करते हो वॉर में, उसको कहा जाता है अश्वध्यक्षा। वॉर एलिफेंट आ गया। हस्तध्यक्षा नेवी आ गया। नवाध्यक्षा चैरिट आ गया। रथाध्यक्षा आर्मरी आपका आ गया। आयुध्य गराध्यक्षा। क्लियर है। डन। तो ये अलग अलग तरह से अध्यक्ष आपके थे जिनके बारे में यहां पे इंफॉर्मेशन है, ये याद रख लेना।
उसके बाद अगर मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूंगा तो पूरे का पूरा आपका जो मौर्यन किंगडम था वो अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड था। 4 प्रोविंसेस थी, कई जगह 5 भी लिखा हुआ है। वही आगे प्रोविंस जो थी वो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड थी। अब देखिए उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगी। अब देखो डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे बड़ा ऑफिशियल होगा वो होगा प्रदेशिका, उसको असिस्ट करेगा राजुका और उससे छोटा होगा युक्ता। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 अध्यक्ष आएंगे या 3 लोग आएंगे, प्रदेशिका, राजुका, युक्ता। प्रदेशिका सबसे बड़ा, उसको असिस्ट करेगा राजुका, उसके बाद आ जाएगा युक्ता। उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी भी वहां हुआ करती थी जिसका हेड था नगर का। उसी तरह से जो है वो आपका विलेज भी हुआ करता था जिसका हेड होता था ग्रामिका। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखिए कि गोपा और स्थानका का मतलब क्या है। ग्रामिका तो समझ आ गया सबको, ग्रामिका आ गया जो हेड ऑफ द विलेज है। क्लियर। अब देखो जो आपका गोपा होगा, अब मान लो एक विलेज का हेड क्या आ गया, ग्रामनी आ गया, तो उसी तरह से टोटल 10 विलेजेस का जो हेड होगा उसको कहा जाएगा गोपा। गोपा से बड़ा जो आपका 100 अलग अलग विलेजेस को हेड करेगा उसको कहा जाएगा आपका स्थान का। क्लियर है, उसको उसको कहा जाएगा स्थान का। क्लियर है, उसको कहा जाएगा स्थान का। डन। तो क्या समझे हम लोग। सबसे आपका ग्रामिका आ गया, ग्रामिका के ऊपर जो 10 गांव को देखेगा दैट इज गोपा, उसके ऊपर जो 100 को देखेगा दैट इज स्थान का, उसके ऊपर युक्ता, राजुका एंड प्रदेश का। और कहीं अगर म्यूनिसिपैलिटी है तो वहां पे क्या आ जाएगा, नगर का। अब देखो यार थोड़ा सा मुश्किल तो लग रहा होगा, लेकिन प्री में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो आपको यहीं पे ही इन्हीं को ऐसे ही करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में इकोनॉमिक लाइफ की बात करेंगे तो इकोनॉमी मोर और लेस जो थी वो आपकी एग्रीकल्चर डोमिनेटेड थी, जिसमें वो सारी क्रॉप्स मिलती थी जो हमें जो है वो अभी तक देखने को मिली हैं, जो हमने वैदिक पीरियड में डिस्कस किया था। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो फॉरेन ट्रेड्स थे, फॉरेन रिलेशंस थे, वो हमने बिंदुशरा में डिस्कस किया। इकोनॉमी की अगर हम बात करेंगे तो जो आपका ट्रेड रूट होता था उसको ध्यान रखना, उसको कहा जाता था, जो ट्रेड रूट हुआ करता था उसको कहा जाता था दैट इज और वाणिक पथा। वाणिज्य, वाणिज्य वैसे भी कॉमर्स से रिलेटेड है। वाणिक पथा का मतलब है ट्रेड रूट। क्लियर। उसके साथ अगर इकोनॉमी की मैं बात करूं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो करेंसीज थी वो 2 तरह की करेंसीज ये यूज करते थे। या तो सिल्वर कॉइन यूज करते थे, सिल्वर कॉइन को कहा जाता था पाना, या कॉपर कॉइन यूज किया करते थे, कॉपर कॉइन को कहा जाता था मासिका। तो 2 करेंसी यूज होती थी, पाना जो सिल्वर कॉइन थे और मासिका, मासिका आपके कौन सी थी, कॉपर कॉइन हुआ करते थे। उसके बाद अगर मैं सोशल लाइफ की बात करूंगा तो सोशल लाइफ मैक्सनीज की इंडिका में लिखा गया है कि जो टोटल आपकी कास्ट थी वो टोटल 7 कास्ट हुआ करती थी ड्यूरिंग मॉडर्न एम्पायर। पर जो इस पर्टिकुलर टाइम पे उस चीज को हम नहीं कंसिडर करते हैं, लेकिन 7 कास्ट वो थी। एक थे फिलोसोफर, ये मैक्सनीज कहता है, एक थे फार्मर, सोल्जर्स, हर्ड्समैन, क्राफ्ट्समैन, मैजिस्ट्रेट एंड काउंसलर्स। पर आज के हिस्टोरियन कहते हैं कि शायद वो आपके ऑक्यूपेशंस हुआ करते थे, ना कि कास्ट थी। तो कास्ट अकॉर्डिंग टू मैक्सनीज ये 7 थी, लेकिन आज के हिस्टोरियन इसको नहीं मानते हैं। उसके साथ पोलीगमी उस पर्टिकुलर टाइम पे प्रैक्टिस की जाती थी, लेकिन पोलीगमी जो थी वो सिर्फ आपकी जो हायर क्लास थी वहीं पे ही एक तरह से आपकी यूज की जाती थी। और इस टाइम पे मैक्सिमम आपका जो कल्चर था, सोशल लाइफ तो जो थी वो आपकी बुद्धिज्म और जैनिज्म से ज्यादा इन्फ्लुएंस थी एज कंपेयर टू वैदिक कल्चर। क्लियर। तो ये आपका है थोड़ा सा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज योर मॉडर्न आर्ट्स एंड मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मॉडर्न आर्ट में देखेंगे हम लोग पिलर्स को। क्लियर। अब देखो ये आप लोगों के सामने जो है वो मॉडर्न पिलर है। अब देखो ये आपका पिलर आ जाएगा, दिस इज योर शाफ्ट। ये देखो ये नीचे आ जाएगा, ये आपकी शाफ्ट है जो नॉर्मली आपकी स्टोन से बनी होती थी। देखो पिलर्स जो हम लोगों ने एक तरह से अडॉप्ट किए वो अडॉप्ट किए पर्शियन से, एक्मेनियन से। अलेक्जेंडर द ग्रेट से पहले आपका पर्शियन अटैक, सेंट्रल एशिया से अटैक हमारे देश में हो चुका था, जहां पे पिलर्स को यूज किया जाता था और पिलर्स के ऊपर इंस्क्रिप्शंस होती थी। तो जब अशोका राजा बनेगा तो अशोका जो है वो पिलर्स को वहीं से ही यूज करेगा। पर जो आपका पर्शियन या सेंट्रल एशियन पिलर्स थे वो मोर और लेस बिल्डिंग्स में यूज किए जाते थे, लेकिन जो अशोका के पिलर्स होंगे ये अशोका के पिलर्स इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड होंगे। इंडिपेंडेंट इरेक्टेड का मतलब यहां मान लो बिल्डिंग है तो यहां पे आपका एक पिलर बना होगा। अब देखिए पिलर का नेचर कैसा होता है। पिलर में क्या होगा, सबसे नीचे आपका आ जाएगा दैट इज योर शाफ्ट। शाफ्ट मतलब ये बिल्कुल नीचे जिसके ऊपर वो खड़ा होगा। उसके ऊपर देखिए, उसके ऊपर आ जाएगा बेस। ये आ जाएगा, देखो दिस इज योर बेस। बेस आ जाएगा नॉर्मली आपका एक तरह से आपको वेल शेप में दिख रहा है, या आपको इन्वर्टेड लोटस की तरह देखने को मिल रहा है, लिख रहा है ना फूल की तरह उल्टा। क्लियर है। उसके बाद आ जाएगा आपका एबकस, और उसके ऊपर आ जाएगा आपका कोई भी एक एनिमल।
यहाँ पे जो है वो आपको सब लोगों को देख के पता चल ही रहा होगा कि आपकी अशोकन पिलर की बात हो रही है, ठीक है, ये आपका नेशनल एम्बलम की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे भी देखिए, ये आपका बेस आ गया, देखिए फूल की तरह दिख रहा है, मतलब लोटस, इन्वर्टेड लोटस की तरह दिख रहा है। उसके ऊपर आ गया आपका एबेकस, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका जो है वो अशोक चक्र है, और उसके ऊपर आ गया आपके एनिमल्स जो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वैसे टोटल आप सब लोगों को पता है कि इस पर्टिकुलर जो हमारा एम्बलम है उसमें टोटल 4 एलिफेंट्स हैं। तो जो कर रहा है अभी, अगर आप लोग देख रहे हो इस लेक्चर को तो कमेंट सेक्शन में डालिए, चैट में डालिए कि ये जो 4 आपके लाइन हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। 4 लाइन जो है वो किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। और अगली चीज़ ध्यान रखना, ये सारे का सारा जो है वो आपका सैंड स्टोन से बना हुआ है, क्लियर है। जितने भी आपके पिलर्स इरेक्टेड थे वो मैक्सिमम पिलर जो थे वो आपके सैंड स्टोन से बने थे। और एनिमल्स यहाँ पे अलग अलग हो सकते थे, जैसे यहाँ पे तो आपको लाइन देखने को मिल रहा है, कई जगह पे जो आपके पिलर्स हैं यहाँ पे एनिमल चेंज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे तो हम दोनों को लाइन देखने को मिल रहा है, तो देखिए कई जगह पे सिंगल लाइन है, कई जगह पे आपके 4 लाइन्स हैं। उसी तरह से कई जगह पे आपको एलिफेंट भी देखने को मिलेगा ऊपर एनिमल्स की जगह पे, कई जगह पे आपको बुल भी देखने को मिलेगा। तो हर एक पिलर में अलग अलग तरह की इंस्क्रिप्शन जो है वो देखने को मिलती है। सारनाथ जो है वहां पे आपको लाइन देखने को मिलते थे, जो आपका पिलर हुआ करता था उसके ऊपर, क्लियर। जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे अगर मैं पिलर की बात करूंगा तो सारनाथ के अंदर जो हमें पिलर मिला है, तो सारनाथ के पिलर के ऊपर जो है वो आपका धर्म चक्र परिवर्तन, या जो आपका फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा था उसको इंस्क्राइब किया गया है। जो तो सारनाथ का है इसके ऊपर इंस्क्रिप्शन जो है वो आपको धर्म चक्र परिवर्तन की देखने को मिलेगी, दैट वाज दी विच वाज दी फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, क्लियर है। तो ये पिलर जो हैं वो एक तरह से आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके मॉडर्न आर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिलर्स अलग अलग तरीके से यूज किए जाते थे, मेनली जब मान लो कि राजा ने लोगों के साथ या तो कम्युनिकेट करना है तो पिलर्स को वहाँ पे डाल रखा जाता था, इरेक्ट किया जाता था, या राजा ने किसी को हरा दिया है तो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए भी पिलर्स को वहाँ पे रखा जाता था और उस कहानी को बताया जाता था कि क्या हुआ इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पार्ट रहेगा दैट वाज योर पिलर्स। उसके बाद देखिए स्टूपाज रहेंगे। इनिशियल स्टेजेस में स्टूपा जो है वो सबसे पहले अशोका के द्वारा बनाया जाएगा। स्टूपाज में ब्रिक्स भी यूज होंगी और स्टूपाज में आपके स्टोन्स भी यूज होंगे। स्टूपाज के ऊपर जो है वो आपके अलग अलग जाटकाज आप सब लोगों को पता होगा, जो आपकी स्टोरीज हैं, बर्थ स्टोरीज ऑफ बुद्धा, उनके बारे में स्टूपाज बनेंगे। उनकी कहानियों के ऊपर स्टूपाज जो है उनका निर्माण किया जाएगा। स्टूपाज जो है वो आपके बुद्धा के जो अलग अलग सिंबल्स हैं, जो हम लोगों ने देखा था कि कैसे बुल है, कैसे बुल रिप्रेजेंट करता है, कैसे आपका जो चैरेट है, जो अलग अलग लोटस है, जो जो आपके बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं वो भी आपको जो है वो स्टूपास के रूप में देखने को मिलते हैं, क्लियर है। अलग अलग स्टूपास हैं, जैसे आपका एक सांची में बहुत फेमस स्टूपा है, उसके बाद आपका राजस्थान के अंदर बैरत में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टूपा है, एक उत्तर प्रदेश के अंदर आपका पिपरा हुसा है, पिपरा हुसा बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्टूपा है। तो देखिए यार, अगर हम स्टूपा की बात करेंगे तो अलग अलग तरह से लोग जो है वो स्टूपा को देखते हैं, अलग अलग तरह से स्टूपा को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप लोग देखिए, स्टूपा आ जाएगा, इसका हाफ डोम शेप है जिसको हम लोग कहेंगे दैट इज योर अंडा। उसके बाद उसके ऊपर एक बेस आ जाएगा जिसको कहा जाएगा हर्मिका। उस हर्मिका के ऊपर जो है वो एक छतरी लगाई जाएगी, ठीक है, क्लियर। उसी के साथ ये आपका स्तूपा के चारों तरफ जो है वो सर्कम एम्बुलेशन, जिसको हम कहेंगे प्रदक्षिणा, जो चारों तरफ घूमते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बुद्धिस्ट जो है वो नॉर्मली चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, तो ये आपका अंडा के आसपास आ जाएगा प्रदक्षिणा। तो ये पूरा एरिया जो है दिस वन, ये वाला, दिस इज योर प्रदक्षिणा, ये दिस इज योर प्रदक्षिणा। उसके बाद जो है वो जैसे ही तुम उसके अंदर एंटर करने की कोशिश करोगे तो गेट लगे होंगे बड़े बड़े, ये देखिए गेट लगा हुआ है, इसको हम लोग कह देते हैं दिस इज योर तोरना, क्लियर। जो रेलिंग लगी होगी, देखिए ये पूरा रेलिंग है, दिस इज योर वेदिका। जो आपका मिडल पाथ आ जाएगा दैट इज योर मेधी, या जिसको हम लोग पथास के नाम से भी जानते हैं। समझ आया कहानी। अब एक चीज समझना, जो स्टूपास थे, जब अशोका ने स्टूपा बनाया तो अशोका ने आपका तोरना वगैरह नहीं बनाया, मतलब वेदिका बूदिका जो था वो अशोका के द्वारा नहीं जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, जो आपका जैसे तोरना है, ये मतलब गेट वगैरह लग रहा है, वेदिका जो लग रहा है, ये सबसे पहले स्टूपास के अंदर जो था वो शुंघास के द्वारा, पुष्यमित्र शुंघा के जो आगे इंसेस्टर्स आएंगे, सॉरी जो नेक्स्ट आएंगे, आपकी जनरेशन आएंगी, शुंघास के द्वारा तोराना मतलब गेटवे, उनको जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, तोराना का मतलब है गेटवे, वेदिका का मतलब है आपका रेलिंग, मेधी का मतलब है पाथ,
प्रदक्षिणा का मतलब आपका आ जाएगा सर्कमएम्बुलेशन, जो गोल चक्कर काटोगे। अंडा का मतलब आ जाएगा जो हाफ डोम शेप है। हर्मिका जो अंडा के ऊपर एक बेस बना है। छतरी जो हर्मिका के ऊपर आपका एक तरह से छत्र के तरह से जो है वो आपका एक कोई स्ट्रक्चर छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर, डन। तो स्टूपास दूसरा आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा सबसे बड़ा मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। तीसरा आज ये केव्स की बात करेंगे। दो तरह की आपकी केव्स हैं, जैसे ये जो है वो आपकी नागार्जुनी केव्स हैं, ये जो है वो आपकी बाराबर केव्स हैं। दोनों की दोनों केव जो है वो बिहार के अंदर सिचुएटेड है। जो आपकी बाराबर केव्स हैं, यहाँ पे हमें 4 अलग अलग इंपॉर्टेंट केव जो है वो देखने को मिलती हैं, जिनमें एक आपकी केव है कर्ण झोपड़ी, एक आपकी है लोमा ऋषि की, एक आपकी है सुदामा की, और एक आपकी है विश्वामित्र की। क्लियर है। तो 4 अलग अलग हैं, कर्ण झोपड़ी, लोमा ऋषि, सुदामा एंड विश्वामित्र। ये आपकी बराबर के अंदर है, बारावर केव्स के अंदर है। जो आपकी नागार्जुनी है, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट केव्स हैं। ठीक है, एक आपकी गोपी की है, एक आपकी वेदंतिका की है, एक आपकी भयाक की है। ठीक है, भयक की है। क्लियर है। तो 3 है नागार्जुनी में और बराबर में। बस इतना जान रहे कि नागार्जुनी और बराबरी केव्स है, बाराबर केव्स हैं, जो सबसे पुरानी केव्स के रूप में जानी जाती हैं। जो आपकी बाराबर है ये मोरलेस आपकी आजीविका सेक्शन के लिए ज़्यादा फेमस है। जो नागार्जुनी है ये आपकी जो बुद्धिज्म है और आजीविका है उन दोनों के लिए फेमस है। क्लियर। उसके बाद आ जाएंगे आपके स्कल्पचर्स। तो देखिए स्कल्पचर जो आपके फेमस थे, स्कल्पचर जैसे ये आपका जो स्कल्पचर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये आपका जो है वो यक्षी ऑफ दीदारगंज, दीदारगंज आपका बिहार में है। यक्षी ऑफ दीदारगंज का स्कल्पचर है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्कल्पचर के रूप में जो है वो देखा जाता है। ये आपका सैंडस्टोन से बना हुआ है, सैंडस्टोन से बना है। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे जो है वो आप लोग देखो, यहाँ पे एक चौरी पकड़ा हुआ है जिसको हम फ्लाई विश कहते हैं। क्लियर है। और जो लेफ्ट एक आपका हाथ है वो आपका कटा हुआ है। क्लियर। ये यक्षी है ऑफ दीदारगंज जो कि आपका बिहार के अंदर है। इसके साथ ही यक्ष के भी जो है यक्ष एंड यक्षिणी दो के स्कल्पचर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ये हमें या तो पटना में देखने को मिलते हैं ज़्यादा, दीदारगंज पटना के पास ही है, या विदिशा के अंदर देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में, या मथुरा के अंदर जब अलग अलग स्कल्पचर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। आसान भाषा में याद रखिए, स्कल्पचर्स में भी मैक्सिमम सैंडस्टोन को यूज किया जा रहा था, क्योंकि सैंडस्टोन ही आपका पिलर्स वगैरह की कंस्ट्रक्शन में, फॉर्मेशन में भी हम लोगों के द्वारा यूज किया जा रहा था। क्लियर। ठीक है, डन। और एक रह गया यहाँ पे पॉटरी है, पॉटरी यहाँ पे भी उसमें डला नहीं है। पॉटरी की अगर मैं बात करूंगा तो एक बस एक चीज ध्यान रखना, पॉटरी में जो आपका मॉडर्न आर्किटेक्चर था उनका कंट्रीब्यूशन पॉटरी में रहेगा। दैट वाज योर नदर्न ब्लैक पॉटरी वेयर। ब्लैक कलर के पॉटरी जो आपके ऑर्नामेंट्स थे या पॉटरी जो आपके पॉट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे इस पर्टिकुलर टाइम पे। और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जगहें आ जाएंगी, दैट इज़ योर कौशंबी, और दूसरी आपकी आ जाएगी पाटलिपुत्र, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल, बहुत हाई लेवल के ऊपर जो था वो आपके नॉर्थ नदर्न ब्लैक पॉटरी वेयर जो थे उनको एक तरह से जो है वो क्रिएट किया गया है। क्लियर है। तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हमारी थी रिगार्डिंग दी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन और उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।